नमस्ते। मेरे साथ आज सिद्धार्थ प्रभाकर साहब हैं। सिद्धार्थ जी चेन्नई में हैं और मैंने मेरे कुछ शोज में आते रहते हैं। अ, बात हो रही थी चैलेंजेस ऑफ 2025 या एजेंडा ऑफ 2025। इसमें सिद्धार्थ जी हम प्राइमरली थोड़ा आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो अभी एक डीलिमिटेशन को लेके स्टालिन साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें जो सब सारी प्रमुख पार्टियां आई बारिंग बीजेपी, और सबका कंसर्न एक ही है कि अगर वो नए पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन हो जाएगा तो उसमें साउथ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा और जो स्टेट नॉर्थ की उनका बढ़ जाएगा। नाउ देयर आर टू थिंग्स जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। वन इज जो बेसिक प्रेमाइसिस है जिसपे वो बात करते हैं, वो कहते हैं भाई वी आर मोर फोकस, वी प्लान वेल, हमने अपने एजुकेशन में ध्यान लगाया, हमने अपने हेल्थ पे सेक्टर पे ध्यान लगाया और हम धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आपने जो खास करके हम लोग की स्टेट जो हिंदी बेल्ट है वहां पे इस तरह का फोकस नहीं हो पाया, तो आज वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई उस रेशियो में। नो ही सेज कि 71 की पॉपुलेशन को ही बेसिस मान लीजिए फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, और उसी की बेसिस पे आप जैसे भी चाहिए वैसे भी ज्यादा रहेंगे। मतलब अगर 71 भी रहेगा और अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ता भी है तो नंबर्स तो हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ेंगे, प्रोपोर्शन वही रहेगा। नो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। जो यहाँ पे जो बीजेपी या जो नॉर्थ के लोग हैं उनका कहना यह है कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि इत्यादि। एक आइडिया और होती है कि वाई साउथ शुड सब्सिडाइज फॉर थिंग्स विच नॉर्थ ने अपने को ठीक से डेवलप नहीं किया। नॉर्थ का कहना है कि भाई अगर हमें मौका है, हमें पैसा ही हमें वही नहीं मिलेगा तो हम तो और नीचे चले जाएंगे। नो इस पूरे उसमें ये जो डिलिमिटेशन वाला एक है जिसमें साउथ के सबसे बड़े वॉइस के रूप में स्टालिन साहब उभर रहे हैं, वो पूरा पूरा व्हाट इज द होल इशू, वो जरा सिद्धार्थ साहब एक बार समझा दें। फिर अगर समय बचेगा तो थोड़ा मैं थ्री लैंग्वेज पे भी बात करना चाहूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डिलिमिटेशन। सर, जैसे कि आपने सर सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सर, जैसे आपने संक्षिप्त रूप में समझा दिया है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अगर डिलिमिटेशन अगर आज होता है तो तमिलनाडु के नंबर ऑफ सीट्स में डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन उसका टोटल प्रपोर्शन एज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ वो कम हो जाएगा। अगर हम देखें तो सदर्न स्टेट्स में केरला का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो भी कम होगा, ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका का भी कम होगा। तो बेसिकली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन का ये कहना है कि उनका ही नहीं, ये लार्जर अगर हम इशू देखें तो ये है बार्गेनिंग पावर का क्वेश्चन है कि तमिलनाडु जिसका स्ट्रेंथ आज पार्लियामेंट में 39 सीट्स है आउट ऑफ 543, उस सिनारियो में तमिलनाडु को सेंटर से यूनियन गवर्नमेंट से काफ़ी प्रॉब्लम्स है कि आप हमारे फंड्स रिलीज नहीं कर रहे हैं। फेडरलिज्म में आप फेडरलिज्म को ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पीएम श्री करके एक प्रोग्राम है, उसमें कुछ 2500 2400 करोड़ आपने रिलीज नहीं किए हैं क्योंकि पीएम श्री तमिलनाडु ने पीएम श्री स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सर्व शिक्षा अभियान में आप 2400 करोड़ नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, और तमिलनाडु कह रहा है कि नहीं, हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो तमिलनाडु कह रहा है कि एज इट इज इतने स्ट्रेंथ में 39/543 के स्ट्रेंथ में ही हमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो अगर आप हमारा प्रोपोर्शन और भी कम कर देंगे तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और भी बढ़ जाएगा। बेसिकली हम इनकॉन्सिक्वेंशियल बन जाएंगे कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट आएगी, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी नेशनलाइज कोई भी पार्टी हो, वो कहेगी कि हमें साउथ में से सीट नहीं चाहिए, हमें तमिलनाडु के सीट नहीं चाहिए, हम दूसरे इंडिया के वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ ये जो हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हम हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वो हम स्प्रेड करके हम वोट जीत के सीट जीत सकते हैं, पावर में आ सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, 50% सीट्स
या मेजॉरिटी सीट्स अगर आएगा तो गवर्नमेंट पावर में आ जाएगा, 50% सिंगल पार्टी पावर आ जाएगा, तो हमें ये स्टेट्स की जरूरत नहीं है, इलेक्टोरली जरूरत नहीं है। तो ये है ओवरऑल इशू। अगर अगर हम इसे और थोड़ा इन डेप्थ में देखें तो तमिलनाडु का ये कहना है कि ये जो डीलिमिटेशन आप कर रहे हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन 1971 या 19 इंडिपेंडेंस के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में तमिलनाडु ने इन्वेस्ट किया है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बेसिक एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर, जो डिजीजेस, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये सब फैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% है। दैट इज 50% ऑफ एवरी क्लास 12 स्टूडेंट्स इन तमिलनाडु गो ऑन टू स्टडी हायर एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देम आर विमेन। तो विमेन का जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेशन होने की वजह से तमिलनाडु का टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, और तमिलनाडु का टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है उसकी वजह से उसका पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रहा है कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जहाँ पे उसका टोटल फर्टिलिटी रेट जहाँ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का 2 से ज्यादा है, 3 है, 3.5 है प्रॉबेबली। तो अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए जो बच्चा क्लास में टॉपर है उसको आप क्यों पीनलाइज कर रहे हैं, उसको आप उसका रिप्रेजेंटेशन आप कम क्यों कर रहे हैं, ये है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। इसमें इंटरनेशनल डिबेट्स और ज्यादा भी है, जैसे कि फिनेंस कमीशन में जो डेवोल्यूशन टू स्टेट्स है, तमिलनाडु ने सिर्फ डीएमके गवर्नमेंट नहीं, जब एडीएमके गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने फिनेंस कमीशन को यही ये पिटीशन दिया था कि जो डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स सेंट्रल टैक्सेस पूल में से जो डेवोल्यूशन है वो कमेंसुरेट नहीं है, वो प्रोपोर्शनल नहीं है हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो ये डीएमके या स्टालिन जी तो अभी काफी वॉसिफरसली कर रहे हैं, और डीएमके जो ओरिजिनल द्रविडियन मूवमेंट की जो पार्टी है वो ऑब्वियसली उनका कहने का तरीका वो सब काफी वॉसिफरस है, लेकिन ये इशू तमिलनाडु एज अ स्टेट ने उठाया है। अगर आप देखें जो कल परसों के जो ऑल पार्टी मीट हुई थी उसमें सारे पार्टीज ने सेम चीज कही है, तो कॉमन रेजोल्यूशन पास किया, इवन ऑपोजिशन पार्टीज एडीएम के पीएम के सारे एंटायर स्टेट ने कॉमन वॉइस में, एंटायर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉमन वॉइस में इसे जाहिर किया है। तो ये है सर मेजर इशू, जहां एक वेल परफॉर्मिंग स्टेट अपने राइट्स के लिए फेडरलिज्म के एक स्फीयर में फाइट कर रही है। जी नहीं, और मैं थोड़ा दर्शकों को एक दो वो भी बता दूं, तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूपी 80 सीट्स, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 के बाद 5th लार्जेस्ट स्टेट है जहां से एक बड़ा चंक ऑफ एमपीज 39 एमपीज को से रिप्रेजेंट होता है। एरिया के हिसाब से तमिलनाडु के पास केवल इट इज द 10th स्टेट एरिया वाइज इन द कंट्री, 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और पॉपुलेशन में ये 6th है। मैं एक दो चीजें और बता दूं क्योंकि कुछ चीजें सिद्धार्थ जी बेसिक्स हैं। देखिए, आप अगर एक फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ पे मतलब जहाँ पे आज हमारी इतनी स्टेट्स हैं, अगर आप पॉपुलेशन को करेंगे तब तो उस लॉजिक से तो मिजोरम में तो सिक्किम में 6 लाख लोग हैं, मिजोरम में 10 लाख लोग हैं, तो फिर तो उनके कई स्टेट को मिला के आप कम कर दीजिए, क्योंकि द लॉजिक इज इन अ फेडरल स्ट्रक्चर एवरीवन शुड हैव द वॉइस। और हमने जो देखा है, मणिपुर इज एन एग्जांपल, आई एम टॉकिंग ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग, जस्ट बिकॉज दे हैव ओनली 2 MPs, सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वही अगर यूपी के 80 हो या वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र के 48 हो तो फर्क पड़ता है, लेकिन मणिपुर में 2 हैं, मतलब द होल कंट्री सेइंग वी ऑल, यू सिटिंग देयर इन चेन्नई, मैं यहाँ लखनऊ में बैठा हूँ, आई फील अशेम्ड एंड गिल्टी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर। मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने को भी उसका भागीदार मानता हूँ। मैं इस कंटेक्स्ट में भी आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि दिस इज वो उनका, लेकिन नॉर्थ का जो एक ये कहना है कि भाई हम तो हरदम गरीब रह जाएंगे, तो उसका जो मुझे लगता है, जो स्टैलिन साहब ये कह रहे हैं कि आप प्रोपोर्शन सेम रखिए, नेचुरली वो अगर 39 से 49 होंगे तो हम 80 से कुछ 100 हो जाएंगे, तो नंबर्स तो हमारे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रोपोर्शन को वो कह रहे हैं डिस्टर्ब मत करिए। मैं थोड़ा लैंग्वेज वाला भी आपसे सिद्धार्थ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, इट्स अ लोग कहते हैं सेंसिटिव चीज है।
लेकिन जो 2 आंदोलन हुए थे जिसको बार-बार आज यहाँ पे नॉर्थ में कोट किया जाता है, जो पुराना आंदोलन था आप उस समय मतलब मुझे बहुत फेंट सी याद है, मैं स्कूल में था। उस समय जब तमिलनाडु का बेसिकली ये था कि हमारे ऊपर थोपिए मत, डोंट फोर्स ऑन अस। वॉलंटरली जो हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा है वो सबसे बड़ा उसकी शाखा तमिलनाडु में है। वही शायद बात आज भी कही जा रही है कि डोंट इन्फोर्स इट। और अगर आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कर रहे हैं तो अपनी स्टेट लैंग्वेज की भी तो बात करिए। मैं इस पे भी जरा लैंग्वेज वाली बात पे भी आपसे समझना चाहता हूँ, हाउ इट इज, हाउ यू। सर तो जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, वही मैं रीआइटरेट करना चाहूँगा। सर, यहाँ तमिलनाडु में हिंदी या हिंदी भाषा, हिंदी स्पीकिंग या हिंदी भाषा लोगों से कोई नफरत नहीं है सर। वो तो मैं आपको सबसे पहले बता दें, आपके क्योंकि आपका प्रोग्राम हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी वाइडली सीन है। तो सबसे पहले तो अगर किसी को ये मिसकंसेप्शन है, मुझे लगता नहीं है ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि तमिलनाडु में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कैजुअल लेबरर हो या दूसरे कोई वर्कर्स या स्किल्ड एम्प्लॉयज और प्रोफेशनल्स हो, काफी सारे लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकली काफी सारे लोग आए हैं और अभी तो काफी सारे लोग आ रहे हैं। नेपाल से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, सब महाराष्ट्र, सभी पार्ट से आ रहे हैं सर यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और हिंदी स्पीकिंग लोगों के अगेंस्ट कोई दुश्मनी या कोई एनमिटी या कोई भेदभाव या कोई एंगर नहीं है। जैसे आपने सही तरीके से कहा है कि प्रॉब्लम तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस और तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिल स्पीकिंग लोगों को इससे है कि हिंदी इम्पोज क्यों किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे 10 साल पहले से अब का जो सिनारियो है यहाँ पे चेन्नई में, बस ड्राइवर्स हिंदी में कन्वर्स कर सकते हैं। आप लोकली अगर आप जाएंगे तो 10-15 साल पहले जो लोग हिंदी नहीं जानते, इस तरीके से एक काइंड ऑफ कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड में थे, वो आज हिंदी में बात कर रहे हैं सर। लेकिन उनके अंदर जो वो फीलिंग है कि हमें हिंदी क्यों सीखना, हिंदी क्यों आप थोप रहे हैं, वही है सर प्रॉब्लम। जैसे कि अभी जो एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, उनका अभी थोड़े दिन पहले उनका बर्थडे था, तो उसके लीडअप में और एक पॉलिटिकल लीडर की तरह उन्होंने काफी सारे लैंग्वेज इश्यू में काफी बड़ा इश्यू रेज किया है। तो उनका जो मैं एक लेटेस्ट ट्वीट है वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि 1 साल से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना हुआ था, जिसके थ्रू साउथ इंडियंस हिंदी सीख रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में कितने तमिल प्रचार सभा है? अब आपका ये कहना है कि अगर तमिलनाडु से लोग माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो उनको हिंदी सीखना जरूरी है। वो एकदम फैंटास्टिक, एकदम सही आर्ग्यूमेंट है, मैं मानता हूं। लेकिन कितने सारे लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट से तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में आ रहे हैं, क्या वो लोग नेटिव लैंग्वेज सीख रहे हैं? क्या नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन स्टेट्स में द्रविडियन लैंग्वेजेस का कोई प्रचार सभा है जैसे यहाँ पे हिंदी है? तो ये पॉइंट वो रेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि truth is we have never demanded that North Indians must learn Tamil or any South Indian language to preserve them. All we ask is stop Hindi imposition on us. तो उनका जो ये एकदम पॉइंट है वो एकदम क्लियर है। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिस्कशन का मामला है। जैसे कि आज और 2 दिन पहले CISF का एक उनके रेजिंग डे के आगे एक सीनियर ऑफिशियल्स का प्रेस मीट था। तो जो जर्नलिस्ट है वो मेजॉरिटी क्वेश्चन तमिल स्पीकिंग लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं, साउथ इंडियन स्पीकिंग लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं, क्यों CISF के जवान एयरपोर्ट पे हिंदी में ही कन्वर्स कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज क्यों नहीं जानते? बहुत सारे सवाल उस तरीके से उठाए गए हैं। काफी सारे ऑफिसर्स भी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चर्चित टॉपिक बन गया है आज। सर आप म्यूट पर हैं। मैं कुछ सिद्धार्थ जी कुछ बेसिक बातें भी समझना चाह रहा हूँ। देखिए, एक मुझे जो मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी पेट की भाषा है। अगर आप अंग्रेजी हिंदुस्तान में नहीं सीखेंगे तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो अंग्रेजी इसलिए आपको बाय फोर्स सीखनी होती है। और मैं कुछ दिन बंगाल में था, तो मैं बांग्ला जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं बांग्ला में समझ लूंगा पूरी,
और अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं अपने को कम्युनिकेट कर लूंगा। आई विल नॉट से कि आई एम अ, मेरा एक मानना ये भी है कि देखिए जब ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी कर रहे हैं, वॉट एवर पॉलिसी उससे, तो ये कहते हैं कि इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी, और फिर ये कहते हैं कि लोकल स्टेट लैंग्वेज। मेरी, जैसे मैं अपने घर में बार बार कहता हूं, मेरी लड़की की शादी मुंबई हुई है, महाराष्ट्र में रहती है, उसके बच्चे वहीं हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है, उनको मराठी सीख रहे हैं उन लोग, और उनको सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपको जीवन भर महाराष्ट्र में रहना है, वहीं काम करना है, तो यू मस्ट लर्न दैट लैंग्वेज। अब भारत सरकार की एक मुझे दूसरी चीज बताइए, कहते हैं कि जो मदर टंग है वो सीखना है, ठीक है भाई, जो स्टेट लैंग्वेज है वो सीखना है। अब अगर मलयाली कोई लड़का यहाँ केरल का आता है, थोड़ी देर के लिए मान कर लीजिए जौनपुर में उसके फादर की पोस्टिंग होती है, या आरपीएफ, आपने जैसा कहा कि सीआईएसएफ में है, वो बनारस में पोस्ट होते हैं, बनारस एयरपोर्ट, उसका लड़का बनारस में जाने लगता है, तो स्टेट लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है, तो उसको हिंदी सीखनी होगी ना। वो सेकंड लैंग्वेज कहता है मैं तमिल लूंगा, तो क्या हर स्कूल में तमिल टीचर है? क्या हर स्कूल में मलयाली टीचर है? क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं, आपको कहने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिस में ये नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। और मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज इज समथिंग, जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी कि अगर मेरा बिना तमिल सीखे काम नहीं चलेगा, तो मैं तमिल सीख ही लूंगा। मैं अभी शिवनंदन साहब हैं, डीजीपी होकर रिटायर हुए हैं, पुलिस कमिश्नर थे बॉम्बे के, ही इज अ तमिल बॉर्न, मतलब उन्होंने कहा साहब नौकरी की तो महाराष्ट्र में गया तो मराठी सीखनी पड़ी, फिर पोस्टिंग कभी उन्हें आंध्र में हुई तो तेलुगु सीखनी पड़ी, गुजरात में गुजराती सीखनी पड़ी, तो कहने लगे ये थोड़ी, मैं तो आई एम अ बॉर्न, अब मुझे हिंदी और अंग्रेजी तो सीखनी ही पड़ी। तो हिंदी और अंग्रेजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको है, आपको तमिल क्या, आपको अरबी सीखनी पड़ेगी इफ यू गो टू, तो मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान है, दैट इज गोइंग, मेरे हिसाब से दैट इज, वो हिंदी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं बनिस्बत हिंदी इंप्लीमेंट के लिए। दैट इज माय पर्सनल व्यू ऑन दिस। मैं इस पे एक आपकी टेक लेना चाहूंगा। सर मेरे व्यू में तो हिंदी सीखना डेफिनेटली एडवांटेजेस है। डेफिनेटली कोई भी लैंग्वेज सीखना एडवांटेजेस है। जैसे कि मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई आंध्र प्रदेश के काफ़ी बॉर्डर एरिया में है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तेलुगु सीखना ज़रूरी है। कि तेलुगु मुझे अगर मैं सीख पाऊँ तो ये मेरे लिए मेरे कैप में एक दूसरा फेदर होगा। उस तरीके से अगर आप गुजरात के थोड़े पार्ट्स में आप रहेंगे तो वहाँ पे मराठी बोली जाती है। जैसे आप बड़ौदा में रहेंगे तो वहाँ मराठी बोली जाती है। आप मुंबई के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स में जाएंगे तो गुजराती अगर आपको आती है तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आपके लिए। तो लैंग्वेज सीखना डेफिनेटली एक एडवांटेजियस बात है। लेकिन सर आपको हमारे दर्शकों को ये समझना ज़रूरी है कि तमिल सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। तमिल का एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही लंबा एक हिस्ट्री है। और तमिलियंस जो लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक प्राइड है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मुझे इसके बारे में काफ़ी पता नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बता सकता हूँ। श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका में जो तमिल स्पीकिंग जो जहाँ ईलम एलटीटी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जैसे जाफना है, यारपाणम जो बोलते हैं, वो एक्चुअली एक सीट ऑफ लर्निंग है। तमिल का एक सीट ऑफ लर्निंग है। तो जो जाफना में जो वायलेंस के टाइम पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को शायद जलाया गया था, मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ, जो जाफना लाइब्रेरी या जाफना जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था वहाँ पे जो हिस्टोरिकल तमिल मैन्युस्क्रिप्ट्स या लिटरेचर के, तो उसके वजह से तमिल अक्रॉस द वर्ल्ड को बहुत ठेस नुकसान उनको, यानी मेंटली उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप देखेंगे तो तमिल या लिटरेचर और उसके बारे में बात करने वाले, उसको कोट करने वाले, वो बहुत ही, यानी मैं कैसे समझाऊं, एकदम बहुत उनको ह्यूज इमेंस प्राइड है। तमिल वो तमिल जानते हैं, तमिल पढ़ पाते हैं, तमिल में बात करें, तमिल लिटरेचर है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है। तो यहाँ किसी को हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है सर। एक्चुअली तमिल के लिए जो प्राइड और उसका जो हिस्ट्री और उसके वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप हिंदी इम्पोज कर रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए। तो ये है सेंटीमेंट, और ये सेंटीमेंट शायद हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में काफी लोग समझ नहीं पा रहे। इनफैक्ट तमिलनाडु में भी काफी लोग जिनको उतना, जो हम तमिल पट्टर बोलते हैं, जैसे कि लाइकिंग और एफिलिएशन फॉर तमिल उतना नहीं है, वो भी समझ नहीं पा रहे। हाँ ठीक है, तो लैंग्वेज है, ठीक है, हम हिंदी भी सीख सकते हैं, लेकिन इसका जेनेसिस वहां से आ रहा है। जी नहीं, मैं एक और चीज छोटी सी बता दूं
जब गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो हम सब लोग गुकेश को सिर पे उठाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि गुकेश भाई अगर वैसे करें तो तमिलनाडु के हैं। हम बचपन में मुझे जो टेनिस, उस समय क्रिकेट और टेनिस दो प्ले थे सर एक्चुअली शायद गुकेश तेलुगु स्पीकिंग फैमिली के हैं। अच्छा, लेकिन है तमिलनाडु के। पर रहते चेन्नई में है शायद। नहीं, बिकॉज चेन्नई इज द मक्का ऑफ चेस। वो चेन्नई में ही सारे जो ग्रैंड मास्टर्स और वो हैं, शायद उस वजह से वहां, जैसे बैडमिंटन वाले सब हैदराबाद में काफी प्रैक्टिस करते हैं उस तरह से। नहीं, जैसे मैं एक और, रामनाथन कृष्णन, अमृतराज ब्रदर्स, ये सब, मतलब मैं इसलिए नामों को ले रहा हूं, ये सब इंडियंस थे। ये बहुत बाद में पता लगा कि ये तमिलियन है, लेकिन आज अगर कोई ये बात कर रहा है तो उसको फट बोला जाता है कि देखो ये वो तमिल। तो मुझे लगता है कि सर मैं एक और पॉइंट कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकली ये चीज को अगर कोई डीएमके के ये स्टैंड को अगर सेक्सेशनिज्म के साथ लिंक कर रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि तमिलियंस, डेफिनेटली ये मुझे बताने की जरूरत है, बट ऑब्वियस बात है बहुत पेट्रियोटिक लोग हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभी रिसेंट टाइम्स में बिगेस्ट तमिल ब्लॉकबस्टर, तमिल लैंग्वेज मूवी ब्लॉकबस्टर थी, वो एक आर्मी सोल्जर के ऊपर बनाई हुई फिल्म, जिन्होंने सैक्रिफाइस दिया था आरआर रेजिमेंट में जो थे, उनके बारे में बनी थी। और वो बहुत बहुत पॉपुलर मूवी है, बहुत चली, थिएटर्स में बहुत चली। तो इसको अगर कोई लैंग्वेज इश्यू को कोई सेक्सेशनिज्म के साथ लिंक कर रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है मेरे हिसाब से। तो ये काफी नुआंस्ड डिबेट है, तो ये बात मैं बताना नहीं। और सिद्धार्थ, मैं एक और चीज क्लोज करने से पहले दर्शकों को बता दूं, जिसका बहुत प्राइड होता है ना, जो नेताजी की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आजाद हिंद फौज, उसकी मेजॉरिटी तमिलियंस थे, मेजॉरिटी। इट वाज अ आर्मी व्हिच वाज प्राइमरली अ तमिल, मतलब तमिलियंस उसमें बहुत ज्यादा थे। वो उसका कारण ये था कि भाई ये लोग लड़ रहे थे, युद्धबंदी हो गए थे। खैर, तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ ज्वाइन करने के लिए। और मुझे लगता है कि आगे आपसे कभी कभी हम लोग को 10-15-20 दिन में थोड़ा साउथ की बात करने आपसे कर लेनी चाहिए। एक तो अच्छा ये होता है कि आप हिंदी में बात कर लेते हैं तो मेरे दर्शकों तक बात आसानी से पहुंच जाती है। हम वो वाली मिक्स लैंग्वेज इन द सेंस कि हम सबके घर में अब मिक्स हो गया है। आप भी मतलब प्योर तमिल, मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, प्योर तमिल बोल रहा हूँ, वो अंग्रेजी तो आ ही गई है ना, अंग्रेजी रोजमर्रा में इतनी आ गई है। उसी तरह से हम लोगों के यहाँ भी है कि बिल्कुल प्योर हिंदी तो बोलना मुश्किल हो जाता है। रोज की बोलचाल में वो बहुत से शब्द आ जाते हैं उधर। खैर, एनीवे, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।